प्रिय विद्यार्थियों, जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य रचना में अगला बिंदु संरचना या रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वाक्य के गुण या तत्व, और अब पढ़ने जा रहे हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ये बड़ा अहम बिंदु है, क्योंकि विद्यार्थी के लिए वाक्य संरचना सीखना बेहद आवश्यक है। ये आरंभिक की शिक्षा ही मानी है, क्योंकि सही वाक्य रचना के बिना आप सही उत्तर नहीं लिख पाते हैं। आपको उत्तर याद है, लेकिन आप उसको व्यवस्थित ढंग से नहीं लिख पाते हैं। जब तक आपको वाक्य संरचना का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप कोई भी लेख, निबंध, पत्र, उत्तर या कुछ भी लिखना है, लिखने के लिए वाक्य संरचना आना बहुत ज़रूरी है। वाक्य संरचना के बिना हम सही प्रकार से अपने विचारों को, अपने भावों को अपनी उत्तर पुस्तिका में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्सप्लेन करने के लिए वाक्य रचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद में जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उनको आता तो है, क्योंकि उनके हाव भाव और शारीरिक क्रियाओं द्वारा ये पता लग जाता है कि बच्चे को प्रश्न का उत्तर आ रहा है, लेकिन वो बता नहीं पाता। तो बता नहीं पाने का मेन कारण होता है, महत्वपूर्ण कारण होता है, वो यही होता है कि वाक्य कहाँ से शुरू करे, वो इस बात का उसे ज्ञान नहीं होता, और इसके अभाव में वह अपने उत्तर को सही ढंग से बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त नहीं कर देता है। बहुत से विद्यार्थी के मन में ये भी भ्रम होता है, या वे ऐसी बातें सोचते हैं कि मैंने सही उत्तर लिखा है, फिर भी इस प्रश्न में मेरे नंबर काट लिए। 4 नंबर का प्रश्न था, सर ने 2 ही दिए, 1 ही दिया। तो वो कमी आपकी वाक्य रचना की होती है। वाक्य संरचना सही नहीं होती। आपने उत्तर तो ठीक लिखा है, लेकिन वाक्य आपके दोषपूर्ण है। हो सकता है आपने शब्दों का सही क्रम नहीं लिखा, हो सकता है आपने वाक्य में जो शब्द हैं उनमें लिंग, वचन, क्रिया, काल आदि में तालमेल नहीं है। हो सकता है आपने वाक्य में जो शब्द काम में लिए हैं वो शब्द वहाँ नहीं आते, दूसरे शब्द आते। तो ये सब बातें हमें वाक्य संरचना के द्वारा ही पता लगती हैं कि हम किस प्रकार से अपने भावों को, विचारों को, पढ़े हुए पाठ को एक्सप्लेन करने हेतु कॉपी में अपने वाक्य की रचना किस प्रकार से की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, संरचना की दृष्टि से वाक्य 3 ही प्रकार के होते हैं। यदि आपने 3 प्रकार के वाक्य रचना करना सीख लिया, तो ये मान लीजिए कि आप कभी भी पढ़ी हुई बात को लिखेंगे तो वो सही रूप से आपकी लेखबद्ध हो जाएगी और आपकी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। तो पढ़ने से ज़्यादा अहम है आपका लेखन कौशल विकसित होना, क्योंकि लिखना जब तक नहीं आता सही प्रकार से, वाक्य रचना नहीं आती,
तो पढ़ा हुआ व्यर्थ है, क्योंकि मौखिक तो परीक्षा होती नहीं है, और मौखिक परीक्षा भी हो तो उसमें भी वाक्य संरचना सही रूप से आप बोलोगे तभी आप उसमें सफल होगे। और बोर्ड परीक्षाएं या होम एग्जाम्स होते हैं उसमें तो लिखना पड़ता है, और लिखने के लिए हमें वाक्यों की आवश्यकता होती है। कैसे वाक्य बनाएं, कहाँ विराम चिन्ह लगाएं, हमारा पदक्रम तो सही है या नहीं है, हम कैसे वाक्य रचना कर रहे हैं इत्यादि की जानकारी इसी से मिलती है। तो पहला वाक्य रचना की दृष्टि से होता है साधारण या सरल वाक्य। साधारण वाक्य या सरल वाक्य। तो साधारण या सरल वाक्य कौन सा होता है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अब पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता का विस्तार उद्देश्य कहलाता है, और विधेय कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। अब यहाँ हम वाक्य में देखेंगे बालक खेलता है, तो बालक खेलता है, इसमें काम को करने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ता। खेलने का काम कौन कर रहा है? बालक। तो ये बालक कर्ता हो गया और खेलता है क्रिया हो गई। बालक करता है और कर्ता को क्या कहते हैं? उद्देश्य। तो ये तो हो गया उद्देश्य, ये तो हो गया उद्देश्य। और खेलता है ये क्रिया, और क्रिया को ही क्या कहा जाता है? विधेय। ये हो गया विधेय। तो एक उद्देश्य है और एक विधेय है इसमें। तो जहां एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो साधारण या सरल वाक्य। दूसरा देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन काम को करने वाला है, काम को करने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ता। ये कर्ता हो गया, और कर्ता को ही क्या कहते हैं? उद्देश्य। तो मोहन हो गया उद्देश्य। पढ़ता है ये हो गई क्रिया, और पुस्तक कर्म। तो पुस्तक पढ़ता है, मोहन के विषय में क्या कहा गया? पुस्तक पढ़ता है, और कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। ये हो गया विधेय। तो इसमें एक विधेय और एक उद्देश्य हो गया, तो इसको हम साधारण या सरल वाक्य में रखेंगे। फिर दूसरा है, अगला उदाहरण है, सुरेश पाठशाला चला गया। सुरेश पाठशाला चला गया। तो सुरेश जाने का काम कौन कर रहा है? सुरेश। ये हो गया कर्ता, और कर्ता को ही क्या कहा जाता है? उद्देश्य। ये हो गया उद्देश्य। चला गया है ये हो गया क्रिया, और कहाँ? स्थान। स्थान के लिए पाठशाला चला गया। क्रिया का स्थान बता रहा है। सुरेश के बारे में क्या कहा जा रहा है? पाठशाला चला गया। तो कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। ये विधेय हो गया सारा, ये विधेय हो गया, और ये कर्ता हो गया। कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। तो इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो गया। फिर देखिए अगला उदाहरण, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। तो किसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये तो हो गया कर्ता। जवाहरलाल नेहरू तो हो गया कर्ता, और
भारत के प्रधानमंत्री। ये कर्ता की जानकारी के लिए कर्ता का विस्तार कर दिया है, ये कर्ता का विस्तार, ये कर्ता का विस्तार। तो कर्ता और कर्ता का विस्तार ही क्या कहलाता है? उद्देश्य। ये तो हो गया उद्देश्य। कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य। वाक्य चाहे कितना भी बड़ा हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें इसकी पहचान जरूरी है कि एक उद्देश्य और एक विधेय होना चाहिए। धनी थे, आदर्श व्यक्तित्व, ये गुण आ गया। आदर्श व्यक्तित्व विशेष्य और ये आदर्श विशेषण। तो यहाँ ये तो हो गया विधेय, ये हो गया विधेय और ये हो गया उद्देश्य। उद्देश्य और विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय जहाँ पर होता है वो साधारण या सरल, या इस प्रकार हम समझ सकते हैं सरल वाक्य, एक क्रिया और एक कर्ता। कर्ता को उद्देश्य कहते हैं और क्रिया के विस्तार, कर्म और कर्म का पूरक, ये सब विधेय में आते हैं। कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य में आता है। तो एक कर्ता और एक क्रिया हो उसको सरल वाक्य कहा जाता है। या फिर हम विस्तृत रूप से इसको देखें तो एक उद्देश्य और एक विधेय जहाँ होता है वो साधारण या सरल वाक्य कहलाता है। फिर दूसरे प्रकार का वाक्य संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या मिश्र वाक्य किसी संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण ये सरल और मिश्र वाक्य संयोजक अव्यय, संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाले शब्द। ये जोड़ने वाले शब्द होते हैं, ये जोड़ने वाले शब्द होते हैं, इनको संयोजक अव्यय कहा जाता है। कंजक्शन वर्ड, दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं ये, और जोड़ने से, संयुक्त का मतलब संयुक्त करना, जोड़ना, दो साधारण वाक्य को या एक साधारण एक मिश्र वाक्य को या दो मिश्र वाक्य को या दो साधारण वाक्य को किसी संयोजक अव्यय द्वारा जोड़ दिया जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ देखो राम पढ़ता है, ये साधारण वाक्य है क्योंकि इसमें राम कर्ता है, पढ़ता है क्रिया है, एक कर्ता आ गया और एक क्रिया, ये साधारण वाक्य हो गया। सीता खेलती है, तो एक कर्ता और एक क्रिया, ये भी साधारण वाक्य है। एक साधारण वाक्य ये है और एक साधारण वाक्य ये है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है? और कर रहा है। तो और को हम क्या कहेंगे? संयोजक अव्यय। ये कौन सा अव्यय है? संयोजक अव्यय है। और इन संयोजक अव्ययों से दो वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। और ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि कई विद्यार्थी लिखते समय वाक्य के अंत में है आ जाता है तो पूर्ण विराम लगा देते हैं और पूर्ण विराम के बाद में और लिख देते हैं। ये कंजक्शन वर्ड जहां पर लिखे जाते हैं उससे पहले किसी प्रकार का विराम चिन्ह नहीं आता, क्योंकि ये जोड़ने का काम करते हैं और विराम चिन्ह तो पृथक्करण का काम करते हैं, वहां तो रुकना पड़ता है, ये जोड़ने का काम करते हैं। तो ये कंजक्शन वर्ड, ये संयोजक अव्यय जहाँ आए
वहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग पहले नहीं होता है कंजक्शन वर्ड के। फिर दूसरा वाक्य देखो, मोहन खेलने गया, मोहन करता, खेलना जाना, गया, ये क्रिया, एक कर्ता और एक क्रिया आ गई, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय आ गया, ये साधारण वाक्य है। रमेश घर गया, रमेश करता है, घर पर है या घर गया, रमेश करता है, घर पर है, ये क्रिया है। मोहन खेलने गया साधारण वाक्य, रमेश घर पर है ये साधारण वाक्य, और किंतु से इसको जोड़ दिया है। तो ये संयुक्त हो गए ना, संयुक्त का मतलब जोड़ना, इनको जोड़ दिया गया है और जोड़ देने के कारण इसको हम संयुक्त वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। रमेश आ गया, रमेश आ गया लेकिन महेश नहीं आया, रमेश आ गया लेकिन महेश नहीं आया। अब रमेश करता है, आ गया क्रिया है, एक कर्ता हो गया और एक क्रिया हो गई। तो एक कर्ता और एक क्रिया या एक उद्देश्य और एक विधेय से साधारण वाक्य बनता है। और महेश नहीं आया, महेश नहीं आया, महेश करता है, नहीं नकारात्मक शब्द है, आया क्रिया है, तो एक कर्ता हो गया एक क्रिया हो गई। तो यहाँ पर भी साधारण वाक्य है और ये दोनों साधारण वाक्य लेकिन से कंजक्शन हो गए हैं, जुड़ गए हैं। ये संयुक्त वाक्य की श्रेणी में इनको रखा जाता है। संयोजक अव्यय ये हैं किंतु, परंतु, बल्कि, और, तथा, अथवा आदि, है ना। अब संयुक्त वाक्य में एक बात और आती है, एक से अधिक साधारण वाक्य या मिश्र वाक्य, दो मिश्र वाक्य भी किसी कंजक्शन वर्ड से जुड़ जाएं। मैं उस सानिया की, मैं उस सानिया की बात कर रहा हूँ जो खिलाड़ी मैं उस सानिया की बात कर रहा हूँ जो खिलाड़ी है, और आप उसकी बात कर रहे हैं जो फिल्मी दुनिया में काम कर रही है। अब यहाँ देखिए, मैं उस सानिया की बात कर रहा हूँ जो खिलाड़ी है। अब ये जो एक वाक्य है ना, ये मिश्र वाक्य है, इसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। मैं उस सानिया की बात कर रहा हूँ जो खिलाड़ी है, ये मिश्र वाक्य मिले हुए हैं। आगे हम इसके बाद में मिश्र वाक्य पढ़ेंगे। आप उसकी बात कर रहे हैं जो फिल्मी दुनिया में काम कर रही है। मैं उस सानिया की बात कर रहा हूँ जो खिलाड़ी है, ये मिश्र वाक्य हो गया। और आप उसकी बात कर रहे हैं जो फिल्मी दुनिया में काम कर रही है। अब इन दोनों मिश्र वाक्यों को किससे जोड़ दिया है? और से जोड़ दिया है। और से जोड़ देने के कारण यह कौन सा वाक्य हो गया?
संयुक्त वाक्य हो गया, 2 मिश्र वाक्य संयुक्त हो गए। 2 साधारण वाक्य संयुक्त हो जाए किसी कंजक्शन वर्ड द्वारा, संयोजक अव्यय द्वारा, तो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। 2 मिश्र वाक्य यदि कंजक्शन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो आज हमने एक तो साधारण वाक्य के बारे में पढ़ा और एक संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम मिश्र वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप सही प्रकार से अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। अतः आपको ये जो वाक्य संरचना है, रचना की दृष्टि से वाक्य हैं, इनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़कर समझना है ताकि आपकी लेखन क्षमता और भी हम मिश्र वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।